कोरोना के कारण घर में बंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को निसर्ग सेवक गोपाल ठूसर का बहुत बहुत प्यार। वैसे तो आप ये चेहरा देख के खौल गए होंगे, लगता होगा आ गया फिर से कोई बूढ़ा हमें ज्ञान पिलाने। अरे नहीं बच्चों, मैं तो आपसे कुछ बातें शेयर करने आया हूँ। जो सवाल आपके मन में है वही सवाल मेरे माइंड में भी है। जैसे अभी 1 साल पहले स्वीडन की 14 साल उम्र की ग्रेटा थनबर्ग, जिसने पूरे दुनिया के शासनकर्ताओं को एक सवाल पूछा, आप जो कर रहे हो, जो विकास की बातें कर रहे हो, उससे क्या हमारे बच्चों का और आने वाले पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित है? प्यारे बच्चों, ये सवाल मेरे माइंड में भी बहुत साल पहले आया था और उसी की चर्चा करने के लिए, कुछ सलाह आपसे लेने के लिए और शिक्षक हूँ इसलिए कुछ बातें आपको बताने के लिए मैं आपसे संवाद करना चाहता हूँ। ग्रेटा ने जब ये सवाल किया तब पूरे दुनिया में एक माहौल सा बन गया जिसमें ग्रेटा के साथ आपकी उम्र के कई बालक उसके साथ जुड़ गए। पर 1 साल में या 1-2 दिन में परिवर्तन तो पॉसिबल था नहीं। जो अनेक सालों से, अनेक वर्षों से हमने प्रकृति पे जो अत्याचार किए, तो प्रकृति भी कब तक सहन करती, निसर्ग कब तक सहन करता। उसने एक न दिखने वाला छोटा सा कोरोना छोड़ा और हमारे मानव को उसकी औकात दिखा दी। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले देश, व्यक्ति सब धराशायी हुए। अभी तक इस पे ना कोई इलाज मिला, खोज चालू है। पर बच्चों, सवाल ऐसा है कि क्या ये बात अचानक हुई? मुझे नहीं लगता ये अचानक हुई। साइंटिस्ट लोगों ने कई साल पहले से हमें सजग करना शुरू किया था, पर हमें अपने आप पे इतना गर्व था कि हम सब कर लेंगे, सब निपट लेंगे। वो गर्व जो है वो पूरा नशा ही उतर गया। और तो और हमारा भगवान भी हमारे बचाव के लिए आगे नहीं आ रहा। बच्चों, 40-50 साल पहले ये बात मेरे माइंड में भी आई थी कि क्या जिस न दिखने वाले भगवान को हम बहुत महत्व दे रहे हैं, और जो दिखने वाले भगवान हैं, जो हमारे सही में रक्षक है, जीवन दाता है, उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। जैसे सभी जानते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पौधों से, पेड़ पौधों से। जंगल हमारे लंग्स है। पानी को हम अपना जीवन समझते हैं। पानी यानी जीवन, पानी यानी प्रगति, पानी यानी विकास, ये सब बोलने की बात है। पर क्या हम मानव जाति ने इस पशु पक्षी निसर्ग को सही में उसका दर्जा दिया, या न दिखने वाले भगवान को ही ज्यादा महत्व दिया? तो तभी से मैंने तय किया बच्चों, नहीं, मैं मेरा भगवान जो है बदल दूंगा। और मैंने पेड़ पौधे, जंगल, तालाब, नदियाँ, पशु पक्षी, इन सबको अपना भगवान मानना शुरू किया।
और जो आंदोलन ग्रेटा ने किया, मुझे गर्व है कि 30-40 साल पहले मेरी वसुंधरा संस्था के जो छोटे छोटे बालक थे, उन्होंने भी एक तालाब, सोनेगांव तालाब नागपुर का बचाने के लिए इसी प्रकार का आंदोलन किया था। इतना ही नहीं, बच्चों ने दिवाली में पटाखे न फोड़ने का एक निर्णय लिया। उस जो पैसे बचे, उसमें हमने 2 नेचर कैंप लिए और उस नेचर कैंप में बच्चों ने एक अपील किया। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे गुजराल, उनको अपील किया कि सेव इंडियन फॉरेस्ट एंड टाइगर्स। 30-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उसी प्रकार का अपील दूसरी जगह जब हमने शिविर लिया, पेंच में, महाराष्ट्र के पेंच में, तब भी बच्चों ने ये अपील किया था। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब इन सालों में बहुत सारा परिवर्तन तो नहीं दिखा, कुछ बातें हो रही है, पर बच्चों हम बहुत लेट दुरुस्त होते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव बताता हूँ। हम जब तालाब के बारे में महत्व बताते हैं, उस वक्त लोगों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं पता चलता। 30-40 साल के बाद थोड़ी थोड़ी जागृति आती है, और जब कोरोना जैसा संकट आता है ना, तब हमें हमारी औकात दिखती है। बच्चों, मैं तुम्हें सही में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि इस लॉकडाउन के पीरियड में भी आज आप जिस संयमता से घर में बंद रह के क्रिएटिव वर्क कर रहे हो, क्योंकि आप ग्रेटा टीम के लोग हो तो डिस्ट्रक्टिव तो निश्चित ही नहीं होंगे। जो आप क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, उसके लिए मेरा आप सभी को सलाम। मैं यहाँ बैठे बैठे जानता हूँ, जो ग्रेटा टीम के बच्चे क्रिएटिव मेंटालिटी के हैं, वो घर में माता पिता को सभी प्रकार की मदद करते होंगे। कोई ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, क्राफ्ट, घर में बैठ के ही बर्ड वॉचिंग, ऐसे अनेक प्रकार के जो अपने सही में जो आवश्यक है वो काम कर रहे होंगे। तो ये सब के लिए बच्चों, मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ताकत भी देता हूँ, भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ। फिर सवाल आता है कौन से भगवान से? तो हमें तो अब हमारे जिस भगवान की मैंने डेफिनेशन किया, उसको बचाने वाले सिर्फ मानव ही है। आप है, मैं हूँ, सभी है। उन सभी से प्रार्थना है कि आने वाले पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए भाइयों, जो सही भगवान है उनकी कद्र करना शुरू करो, नहीं तो निसर्ग के पास कोरोना से और भी महाभयंकर अस्त्र हो सकते हैं, शस्त्र हो सकते हैं। बच्चों, ये लॉकडाउन का पीरियड जैसे ही खत्म होगा ना, और तुम्हारे स्कूल वगैरह शुरू हो जाएगी, तब ना कोई शिक्षक, ना कोई शिक्षक संस्था या बोर्ड आपके प्रति सहानुभूति दिखाएगा। इसलिए कि हर एक को होड़ होगी कोर्स कंप्लीट करने की, जो डिसाइडेड सिलेबस है वो कंप्लीट करने का, एग्जाम वगैरह लेने की। घबराइए नहीं। अब मैं शिक्षक ही हूँ, शिक्षक की पेशा से काफ़ी साल पहले निवृत्त हूँ। जैसे मैंने अभी अभी कहा आपसे कि आप घर में जो बंद हैं, फिर भी आप बोर नहीं हुए होंगे। मैं खुद का एग्जाम्पल बताता हूँ। आज शिक्षक की पेशा से निवृत्त हुए मुझे बच्चों 32 ईयर्स हुए और एज है 81 कंप्लीट। 32 ईयर्स शिक्षक की पेशा से निवृत्त हुए, एज 81, पर आज तक
बोर होना यानी क्या, ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अपन जो क्रिएटिव मेंटेलिटी के लोग हैं वो बोर हो ही नहीं सकते। तो बच्चों, ये जब स्कूल शुरू होगा तब आपके लिए अनुभव पे आधारित कुछ टिप्स मैं दूं, आप पसंद करेंगे? वो एक है कि बच्चों, सर सलामत तो पगड़ी 50। सबसे पहले रेगुलर एक्सरसाइज जो करते ही होंगे आप, वो शुरू रखिए। खाना पीना ध्यान दीजिए, अपनी सेहत की तरफ सजग रहिए। दूसरी, हर कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक, हर विषय की जो पाठ्य पुस्तक होती है पूरे राज्य में, वो एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती। तो तुम्हारे जो हर सब्जेक्ट के पेपर होंगे वो भी सिलेबस पे आधारित ही होंगे। तो उस टेक्स्ट बुक को आप जरा ज्यादा महत्व दीजिए। हुआ ऐसे कि बीच के इसमें समय में हम टेक्स्ट बुक को महत्व देना भूल गए, तुम ही नहीं, हम सब। एक माहौल ही ऐसा तैयार हुआ और जिसके कारण नतीजा ये हुआ कि क्लासेस बढ़े, स्कूल का महत्व कम हुआ। तो बच्चों, जिस स्कूल में तुम जाते हो उसको आदर से देखा करो। ये दोनों तरफ से है, बच्चे, पालक और स्कूल वाले एक दूसरे के प्रति आदर रखें। दूसरी एक बात, टीचर जो तुम्हें होमवर्क देता है ना बच्चों, ये होमवर्क तुम्हारे पढ़ाई का ही पार्ट है, ये ध्यान में रखिए। बहुत बार ऐसे लड़के आते हैं कि सर पढ़ाई कब करेंगे, स्कूल का होमवर्क रहता है, क्लास का होमवर्क रहता है, फिर पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलता। तो होमवर्क क्या होता है? तो होमवर्क जब भी करोगे तब ये ध्यान में रखिएगा कि वो तुम्हारी पढ़ाई ही है। 2 कंपार्टमेंट मत करिए। यदि 2 कंपार्टमेंट किए तो तुम्हें समय मिलेगा ही नहीं। एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैं यदि 10 क्वेश्चन दूं बच्चों को और कहूं कि कल मैं टेस्ट लेने वाला हूं, इसी में के 5 क्वेश्चन पूछूंगा, यानी पेपर मैंने पहले ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, मैं क्या पेपर लेने वाला हूं डिक्लेयर कर दिया, समझा भी दिया या डिस्कशन से समझा भी दिया। और बच्चों का ये 10 क्वेश्चन दिए, इसी में से मैं पूछूंगा 5। आप क्या छाती पे हाथ रख के बोल सकते हैं कि जितने बच्चे अपियर होंगे बच्चे, वो सही में 5 में आउट ऑफ मार्क्स लेंगे? अनुभव ऐसा नहीं है। उसमें से पेपर देने के बाद भी काफी बच्चे फेल हो सकते हैं। वजह क्या मालूम? हमने जिसको महत्व देना था हमारे टेक्स्ट बुक को, वो दिया नहीं। तो हम बाकी तो लोग हैं, फिर व्यापारी वाले, फिर क्लासेस शुरू हुए, फिर 21 शुरू हुई, फिर गाइड शुरू हुआ, और हमारा जो अटैचमेंट था टेक्स्ट बुक के बारे में, हमसे वो छीन लिया गया। तो बच्चों, टेक्स्ट बुक ये तुम्हारी गीता है, उसको ठीक से पढ़ो। वो चाहे मैथ्स की बुक हो तो भी पढ़ो। अनुभव ऐसा है कि मैथ्स वाले टीचर भी मैथ्स की टेक्स्ट बुक में जो दिया है सभी जानते हैं, ऐसा नहीं होता, उसमें मैं भी हूं। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, टेक्स्ट बुक को महत्व देना चाहिए। और एक महत्व की बात बच्चों, जो सभी लोगों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं, यदि हमारी कुछ गलती है तो गलती को स्वीकार करो, नम्रता से स्वीकार करो। गलती को स्वीकार करने में इंसल्ट नहीं होता। और ये बात
बड़ों के लिए भी लागू है। अक्सर बहुत बार तुम्हें भी ऐसा लगता होगा कि मम्मा पापा जो है वो तो गलत कर रहे हैं, फिर भी प्रेशर हम पे डालते हैं। टीचर भी ये बात गलत की, हम पे अन्याय किया, और आपका खून खौल जाता होगा। और ये स्वाभाविक भी है, खून खौलना ही चाहिए। पर यदि तुम नम्रता दिखाए तो लॉन्ग टर्म में फायदा तुम्हारा ही होगा। इसलिए नम्रता रखिए, अपनी गलती है स्वीकार कीजिए। गलती दिखाने वाला शायद दो प्रकार से दिखा सकता है, एक प्यार से भी दिखा सकता है और कोई रफ वर्ड में भी दिखा सकता है। अरे क्या बेवकूफ हो, इतना सिंपल नहीं आता। यदि सिंपल नहीं आता, सही है, मतलब जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। 10 का बच्चा यदि -7 + 5 = हाउ मच नहीं आता, तो टीचर का खून तो जरूर खौलेगा। उसे लगेगा 10th में आया, इसको पढ़ाऊं कैसे अब। तो हो सकता है वो दो प्रकार से आपसे बात करें। अरे भैया तुझे तेरा बेसिक ठीक से करना है, या क्या बेवकूफ हो, सिंपल भी नहीं आता। पर ये सिंपल नहीं आता, कहीं तो भी गलती हुई, स्वीकार करिए, मत चिढ़िए। होता ऐसा है कि गलती हमारी होती है और गुस्सा हम दूसरों पे निकालते हैं। बहुत बुरी चीज है ये। आप ही नहीं करते, आप कम करते हैं, हम बड़े लोग ज्यादा करते हैं। हम गलतियां हम करते हैं और गुस्सा हम पे करना चाहिए, खुद पे नहीं करते, हम दूसरों पे गुस्सा करते हैं। तो बच्चों ये सद्गुण है, स्वीकार करो। तुम्हारी आधी पढ़ाई जो है ना बच्चों, एक बात ध्यान में रखो। एक अक्सर ये समझ होता है कि जब टेबल पे बैठेंगे, किताबें लेके बैठेंगे, हमारा टाइम टेबल होगा, तभी हमारी पढ़ाई होगी, तभी हम पढ़ाई करेंगे। बहुत ही गलत धारणा। इससे समय आपको सफिशिएंट मिलेगा ही नहीं। आपकी आधी पढ़ाई जो है ना, वो चलते बोलती होती है। कैसे बताऊं? जैसे मैं आपसे यदि पूछूं कि सर्कल का प्रवेश आपकी जिंदगी में, सर्कल ये कंसेप्ट, सर्कल यानी वर्तुल, सर्कल का कंसेप्ट आपके जीवन में स्कूल में जाने के बाद आया या पहले ही? तो अक्सर बच्चों से सवाल मिलता है स्कूल में जाने के बाद। बच्चों, जब तुम्हारा जन्म हुआ ना, तो माता ने जिस कटोरी में तुम्हें दूध पिलाया, उस कटोरी का मुंह सर्कुलर था। जहां तुम्हें नहलाया, उस बकेट और मग का मुंह सर्कुलर था। जिस थाली में तुमने खाना खाया, उस थाली का सरफेस जो है ऊपर वाला, वो भी सर्कुलर था। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चलते बोलते पढ़ाई का, कि मान लीजिए स्कूल में 6वीं कक्षा में आपको सर्कल पढ़ाया गया। डायमीटर ये है, ये रेडियस है, ये कॉर्ड है, ये सरकमफ्रेंस है, ये सब बता दिया, टीचर ने समझाया। अब जब हम घर आते हैं तो जीवित माइंड का जो विद्यार्थी होता है ना, वो जैसा ही खाना खाने उसके सामने थाली आती है, तो उसको वो बात स्कूल की याद आती है, और उसकी उंगली उस थाली में घूमना शुरू होती है। अरे ये डायमीटर, ये रेडियस, ये कॉर्ड, ये सरकमफ्रेंस। तो आधी पढ़ाई तो होगी ना भैया, वहीं होगी उसकी आधी पढ़ाई। फिर दूसरे बच्चे सोचेंगे हाँ यार, जब एग्जाम आएगी ना तब देख लेंगे। फिर वो टेबल पे बैठेंगे, फिर सरकमफ्रेंस क्या, डायमीटर क्या, रेडियस क्या, ये डेफिनेशन याद करते रहेंगे। इसमें समय सफिशिएंट नहीं होता और फायदा भी नहीं होता। दूसरी एक बात, फ्लावर का यदि कंस्ट्रक्शन टीचर स्कूल में फ्लावर आपको दिखाते, डिसेक्शन करके उसके अलग अलग पार्ट दिखाते, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम वगैरह बताते हैं, और इसे कंप्लीट फ्लावर कहते हैं वगैरह बताते हैं। घर आने के बाद जिस बच्चों को, ऐसा कोई घर नहीं होगा कि जिसके घर में फ्लावर ना हो, पर घर आने के बाद जिस बच्चे को फ्लावर देख के याद आता है, अरे देखे तो यार ये कंप्लीट फ्लावर है क्या, अरे हाँ इसमें कैलिक्स है, कोरोला भी है, एंड्रोसियम है, गायनोसियम है, हाँ ये तो कंप्लीट फ्लावर है, हिबिस्कस का फ्लावर कंप्लीट फ्लावर है। उसकी आधी पढ़ाई हो गई ना भैया, चलते बोलते हो गई।
दूसरा, जब बाथरूम में जाते हो नहाने के लिए, तो क्या नहाते नहाते फॉर्मूले याद नहीं कर सकते? कर सकते हो। फॉर्मूले याद कर सकते हो, डेफिनेशन याद कर सकते हो, तो आधी पढ़ाई तुम्हारी तो वहीं हो गई। यदि ये ऐसा सोचोगे कि जब हमारा होमवर्क अलग, हमारी पढ़ाई अलग, पढ़ाई हमारे टेबल पे बैठने के बाद ही होगी, टेबल पे बैठेंगे तभी करेंगे, तो बच्चों ये पॉसिबल नहीं होता, इसमें तुम्हारी सही डेवलपमेंट नहीं होती। तो अब तुम्हें मैं घर में पढ़ाई का एक सस्टेनेबल मतलब निरंतर चलने वाला, जिससे फायदा ज्यादा है, जो बात हमसे छीनी गई है, वो तरीका बताता हूं। वो तरीका ऐसा है घर में करने का। और बच्चों एक बात और ध्यान में रखिए, सेल्फ स्टडी, रीडिंग, राइटिंग, इसको पर्याय नहीं। चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो, पर इसको पर्याय नहीं। यदि हम खुद ना करें तो फायदा कैसे होगा? जैसे वर्ल्ड चैंपियन जो है स्विमर, उसकी हमने फिल्म देखी, वीडियोस देखे, तो स्विमिंग आ जाएगा? तो देखने से स्विमिंग नहीं आता। स्विमिंग के लिए तुम्हें पानी में कूदना ही होगा, पानी में उतरना होगा। क्रिकेट सिर्फ सचिन तेंदुलकर की फिल्म देख के, वीडियो देख के नहीं होगी, बैट लेके ग्राउंड पे जाना होगा। जब तक हम खुद मेहनत नहीं करते, तब तक हमारा जो डेवलपमेंट है वो चिरंतर डेवलपमेंट नहीं होता, यानी सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो उसके लिए मेथड बताता हूं। कोई भी विषय की किताब लीजिए, कोई भी, चाहे हिंदी की लीजिए, मराठी के लिए, इंग्लिश की लीजिए, साइंस के लीजिए, कोई भी, पर उसके पहले बाजू में एक कॉपी और पेंसिल जरूर रखिए। अब मैं जैसे विद्यार्थी हूं, मैंने एक बुक खोला, साइंस की बुक खोला, और चैप्टर है मोशन। अब मोशन के बारे में तो मैं जानता नहीं। जैसे ये 9th में है और मैं 8 का विद्यार्थी हूँ, 8 पास किया हूँ, अब 9th में जाने वाला हूँ। मोशन तो मैं जानता नहीं, तो कोई बात नहीं। एक काम करिए, आप मोशन का पहला, ऊपर जो आपने बाजू में कॉपी रखी है ना, वहां पे लिखिए ऊपर मोशन, डेट डालिए। फिर कॉर्नर में मार्जिन में लिखिए चैप्टर 1, और चैप्टर 1 उसको पढ़िए। सभी समझेगा आपको जरूरत नहीं है। यदि सभी समझता तो हम टीचर नहीं बनते, स्कूल की जरूरत ही क्या होती है? तो सभी समझने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। तुम्हारी पढ़ने की एबिलिटी नहीं देख रही कोई। जैसे कई बार मैं बच्चों से कहता हूं कि ये साइंस का पैराग्राफ जरा पढ़ वाला, वो पढ़ता है जैसे उसकी कोई एबिलिटी है, कितना अच्छा पढ़ता है, देख रहा है। अरे भैया, तू तेरे समझने के लिए पढ़ रहा है, तो समझने के लिए पढ़ना है, तो पहला चैप्टर पढ़िए। पहला जो पैराग्राफ है, चैप्टर का पहला पैराग्राफ जो है पढ़िए। उसमें आपको जो डिफिकल्ट वर्ड लग, फिर पैराग्राफ नंबर 2 लिखिए, तुम्हारे को में पैराग्राफ नंबर 2, उसको पढ़िए। उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड आते हैं वो लिखिए। ऐसा करके पैराग्राफ वाइज वो चैप्टर जो है मोशन का पूरा पढ़ लीजिए। डिफिकल्ट वर्ड आपने निकाले हैं। अब यदि डिक्शनरी वगैरह रेफर कर सकते हो, डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग देखिए, लिखिए उस पे कॉपी पे, और फिर से एक बार चैप्टर को पढ़िए, यानी मोशन चैप्टर को फिर से पढ़िए। अब शायद आपको कुछ बातें ज्यादा समझ में आएगी। पढ़िए, एक एक समझने के लिए पढ़ना है, एबिलिटी देखना नहीं है किसी को आपकी पढ़ने की। आपको विषय समझना है, कोई सिखाने वाला नहीं है, खुद को करना है। फिर दोबारा पढ़िए, और जब तीसरे बार पढ़ोगे ना, समय ज्यादा नहीं लगता इसके लिए। ऐसा मत सोचिए कि ये कहाँ हो सकता है। हाँ, जो लोग
ग्रेटा माइंड के, ग्रेटा थनबर्ग टीम के नहीं है, उनको ये ज़रा डिफिकल्ट जाएगा। आप क्रिएटिव मेंटालिटी के हैं, आपको ज़्यादा डिफिकल्ट, हाँ शुरू में डिफिकल्ट लगेगा, पर फायदे का बहुत बहुत फायदे का है। तो तीसरे बार जब पढ़ोगे ना, तो पहला पैराग्राफ जितना तुम्हें समझता है उस पर खुद के क्वेश्चन बनाइए कि यदि सामने वाला पूछेगा तो इसमें से क्या पूछ सकता है, जो तुमको लगता है बिना समझे, जितना समझता है उसी पे क्वेश्चन बनाइए। फिर सेकंड पैराग्राफ पे रहिए, बाजू के कॉपी में लिखना शुरू करिए, सेकंड पैराग्राफ पढ़िए, उस पे ऐसे ही समझ के तुम्हें जो लगता है वो क्वेश्चन खुद के बनाइए। ऐसा करके वो चैप्टर, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, खुद के क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। और फिर एक्सरसाइज जो है वो देखिए, उसमें से शायद कुछ क्वेश्चन जो होगी ना तुम्हारे आपके ध्यान में आएगा, अरे ये तो पहले पैराग्राफ से है। यदि उसका कोई क्वेश्चन आपने ऐड नहीं किया होगा, वो भी आपके क्वेश्चनर में ऐड कर लीजिए। इस प्रकार से हमने पहला एक चैप्टर मोशन कंप्लीट किया। पूरा हमें नहीं समझा, पर हमारी मेहनत उसमें जरूर है। फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जब स्कूल शुरू होंगे और टीचर मोशन चैप्टर पढ़ाएंगे ना, बाकी सब लोग ब्लैंक रहेंगे और तुम्हारा हाथ हमेशा ऊपर रहेगा। तुम्हारे पास सिर्फ उसमें डिफिकल्टीज होगी, बहुत सारा चैप्टर तो तुम्हारा ऑलरेडी हो चुका होगा, जबकि बाकी बच्चे आ करके देख रहे होंगे क्या चल रहा है। ये एक फायदा। और दूसरा लॉन्ग टर्म फायदा बताता हूं इसका। ये सभी सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं मैं, सिर्फ मैथ्स साइंस इसके लिए नहीं, लैंग्वेज इसके लिए, सोशल स्टडीज के लिए अपनी क्वेश्चनर बनाइए, खुद पढ़िए, अपनी क्वेश्चनर बनाइए। और आपको विश्वास के साथ बताता हूं, ये जो क्वेश्चनर आप बनाओगे ना, इससे कोई भी दूसरी दुनिया की क्वेश्चनर श्रेष्ठ नहीं हो सकती। हम क्योंकि उसमें ऐड कर रहे हैं, और यदि कोई नया क्वेश्चन दिखता है, नए कंसेप्ट दिखती है, ऐड करती है। पर एक बात आप तो जरूर ध्यान में रखिए, जो भी पूछा जाएगा आपको, आप चाहे किसी भी कक्षा के हो, वो जो भी पूछा जाएगा एग्जाम में, वो टेक्स्ट बुक में से ही होगा। मतलब क्वेश्चन वैसा कि वैसा होगा ऐसा नहीं, टेक्स्ट बुक में जो मैटर दिया है उस पर आधारित होगा। और ये यदि हमें अच्छी तरह समझा तो बच्चों, ये आगे चल के जब तुम बड़े हो जाओगे ना, हायर एजुकेशन जब लोगे, जब गाइडर वगैरह काम नहीं आएगी, तब जब तुम टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ना, तो एक विजन तुम्हें डेवलप हो जाएगा कि अरे यार, इस पैराग्राफ में से ये क्वेश्चन पूछ सकता है सामने वाला। वो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम हो, पर एक विजन तुम्हें जरूर आ जाएगा जो बाकी बच्चों में नहीं है, जिन्होंने इस प्रकार से पढ़ाई नहीं की। तो इसका एक उदाहरण बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट 82 में, आज से कितने साल हुए, 38 ईयर्स करीबन, 82 में विदर्भ में से फर्स्ट आया था, प्रदीप ढोबड़े, विदर्भ में से फर्स्ट था। उसके बाद इंजीनियरिंग किया और आज वो एयर इंडिया मुंबई में बहुत बड़े पोस्ट पे है। और उसी ने बताया हुआ एग्जाम्पल, फोन पे जो बताया उसने अभी कुछ दिन पहले, वो बता रहा हूँ कि बोले सर, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, पैर में चोट आई थी, 1 महीना मैं कॉलेज अपना ऑफिस नहीं जा पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि एग्जाम दे रहे, डिपार्टमेंटल एग्जाम, जिसका रिजल्ट बच्चों सिर्फ 3% लगता था। तो वो उसने फोन पे मुझे बताया कि सर, वही मेथड फॉलो किया मैंने, रिलेटेड बुक्स लाया और एक एक पैराग्राफ पढ़ते वक्त ध्यान में आने लगा कि सामने वाला क्या पूछ सकता है। मैंने अपनी क्वेश्चनर बताई एंड ही स्कोर्ड 88 मार्क्स, जिसमें रिजल्ट सिर्फ 3% लगता था। उसी की बेटी जो 10th में थी, बहुत बड़े क्लास पे गई, क्योंकि घर का डॉक्टर चलता नहीं, आपको मालूम है, बहुत बड़ा क्लास लगा दिया, पर जिसका परसेंटेज स्कूल और क्लास के एग्जाम में 65 के ऊपर नहीं जाता था। तो उसने बताया कि मैंने 1 महीना छुट्टी ली और इसी प्रकार से उसकी पढ़ाई करा लिया। 10th में
और शी स्कोर्ड 86% मार्क, जबकि 65 के ऊपर नहीं जा रही थी। तो बच्चों अभी इसका महत्व आपको उतना लगेगा नहीं। और दूसरी बात ये आपको डिफिकल्ट इसलिए लगेगा कि इस प्रकार की पढ़ाई हमने आपसे छीन ली है, बहुत दिन पहले ही छीन ली है। अब तो हम क्या करते हैं, जो सामने वाला बताएगा बस वही करना है। फिर आप पूछेंगे सर ये जो टेक्नोलॉजी है, फिर हमें ई लर्निंग भी होता है, वो वीडियो देखे कि नहीं देखे? अरे जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट है, पर खुद जो करोगे ना वो आखिर तक रहेगा। सिर्फ देखने से इम्प्रूवमेंट नहीं होता। और टेक्नोलॉजी की जहां हम बात कर रहे हैं, तो और कोरोना से ज़्यादा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। हम अपने आप को तो बहुत श्रेष्ठ समझ रहे थे ना, कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, हम इतने श्रेष्ठ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर पा रहे हैं? तो जो बेसिक है वो करना पहले आवश्यक है, और उसके लिए सेल्फ स्टडी खुद करने का, खुद मेहनत करने का। नहीं आता है पूछे, दूसरे से पूछे, तुम्हारे टीचर से 100 बार पूछने का तुम्हारा अधिकार है। तो बच्चों मुझे लगता है ये मैं उपदेश नहीं कर रहा हूं, कुछ बातें आपसे हमने सीखी है, और कुछ हमारा जो तजुर्बा है उससे आपको यदि कुछ फायदा होता होगा तो मेरे माइंड में आया, इसलिए संवाद के लिए मैं आपके सामने आया हूं। धन्यवाद।